हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आपको मेरे इस चैनल पर वर्णमाला की दो वीडियो आ चुकी हैं, उसको आपने देखा होगा और आपने अगर देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इस प्रीवियस वीडियो में मैंने स्वर के बारे में बताया है, व्यंजन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है और कुछ उच्चारण स्थान बताए हैं और वर्णों के प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारित कैसे करते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है लोगों को, तो वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में आपको व्यंजन के भेद और व्यंजन का वर्गीकरण देखने को मिलेगा। स्वर का भेद और स्वर के वर्गीकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, उसमें आपको स्वर के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको व्यंजन से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें आपको मैं व्यंजन के भेद और व्यंजन के बारे में काफी कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए अपनी प्रीवियस दो वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर वर्ण के भेद जो होते हैं, वैसे से मैंने पूरी वर्णमाला में आपको बता देती हूँ एक बार में। ये देखिए, जो भी वर्णमाला है उसको मैंने आपको बताया था, काफी कुछ डाउट्स क्लियर किए थे। ध्वनियां क्या होती हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद क्या है, स्वर और व्यंजन दो होते हैं वर्ण के भेद। स्वर के लिए मैंने थोड़ी सी डिटेल आपको बताई है, लेकिन पूरी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। आज की इस वीडियो में व्यंजन बताने का प्रयास करती हूँ आपको और समझाने का प्रयास करती हूँ कि व्यंजन क्या है, कैसे है। तो व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब इनमें भी मैंने आपको स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 बताई है, जिनको मैंने प्रॉपर लिखकर प्रीवियस वीडियो में समझाया है। ऐसी इस वीडियो को आप देखिए तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर पिछली दोनों वीडियो को आप देख लेते तो वर्णमाला बिल्कुल आप डीप में एकदम स्टार्टिंग से समझ लेंगे, जिससे आपको दोबारा जीवन भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये का से मा तक होते हैं, मैंने उच्चारण स्थान भी बता दिया है प्रॉपर। ये पंचम वर्ण जो होता है इसका भी उच्चारण स्थान मैंने बताया है वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से, जो कि हमारा दूसरा टाइप है व्यंजन का। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या है? देखिए, ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन देखिए, मैंने आपको बताया भी था पहले भी टाइप्स में। तो अब उसकी डिटेल बताती हूँ, क्योंकि डिटेल पढ़ने से हमें डीप नॉलेज होती है और कहीं भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं और कंफ्यूज रह जाता है हमारे माइंड में जरा सा भी। क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं, अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो 4 में से 2 तो हम हटा देते हैं, बिल्कुल हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो 2 ऑप्शन होते हैं उनमें हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हमें एक्यूरेसी के साथ पता होगा, एक्यूरेट आंसर पता होगा तो हम राइट करते हैं, और अगर हमारे माइंड में जरा सा भी कंफ्यूजन आ जाता है तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसी कंफ्यूजन को और गलत क्वेश्चन को दूर करने के लिए, कम करने के लिए आप इसको डिटेल में पढ़िए और देखिए। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। संख्या में 4 कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो संख्या होती है 4 है, इनमें हलंत लगाना आवश्यक है, क्योंकि ये अगर हलंत नहीं है तो ये व्यंजन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें स्वर मिला हुआ होगा फिर। ठीक है, स्वर सहित व्यंजन होंगे, लेकिन इस तरह क्या है, ये सिर्फ व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी कि संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये जो ऊष्म व्यंजन है। अब क्वेश्चन पेपर में कई बार ऊष्म व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार संघर्षी व्यंजन के नाम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो ऊष्म व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनके उच्चारण, अब देखिए इनको समझने का प्रयास कैसे करेंगे। देखिए, इनके उच्चारण करने में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। देखिए, ऊष्म से ही आपको आभास हो जाएगा कि ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ठीक है, तो ऊष्म का मतलब है इनके उच्चारण करने में जब हम इनका उच्चारण करते हैं इन व्यंजनों का, तो हमारे मुंह से गर्म सांस निकलती है। ठीक है, अब इनकी संख्या क्या है? 4 है। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। देखिए, अंतस्थ की भी संख्या 4 है और ऊष्म की भी संख्या
चार हैं। कौन कौन से हैं ये? श, स, ह और देखिए हा का उच्चारण स्थान में आपको बता दूं क्या होता है, काकल्य। कई बार एक बार तो प्रश्न आया था हा का उच्चारण स्थान बताइए, तो उसमें कंठ ना देकर काकल्य दे दिया था, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या पूछ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों नाम आने चाहिए पेपर में, आपके ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए उस व्यंजनों की संख्या कौन कौन सी है, चार है, और कौन कौन से हैं, शा, च, श, हा। देखिए ये होता है हमारा तालव्य शा, ये होता है मूर्धन्य शा, और ये होता है दंत शा। ठीक है, ये तीनों ही सा हैं, लेकिन इनके उच्चारण स्थान के नाम से इनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, और हा क्या है हमारा, काकल्य है या कंठ है उच्चारण से। ठीक है, इसको कंठ से बोलते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन आपको आ गया, यानी कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन देख लिया हमने। अब देखिए आपको मैंने स्पर्श व्यंजन के बारे में बता दिया, अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, संख्या में चार होते हैं, य, र, ला, व। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं की संख्या भी कितनी है, चार है। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या चार है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। ऊष्म मतलब गर्म, यानी कि ऊष्म व्यंजन के उच्चारण करने में मुंह से गर्म श्वास निकलती है, यानी कि इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारे मुंह से गर्म श्वास निकलती है। और देखिए ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या कितनी है, चार है। श, च, स, हा। ठीक है, और हा क्या है, काकल है। ये श क्या है, ये है तालव्य श, ये मूर्धन्य श, और ये है दंत सा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला पार्ट क्या है। अब अगला क्या हम जानते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन। जैसे ही आप कभी देखते होंगे कि उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, इनके उच्चारण में जिह्वा जीभ के ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। देखिए अब उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में आप ये जान सकते हैं कि इनके उच्चारण में जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या दो है। कौन कौन सी, ड़ा और ढ़ा। अब ड़ा के लिए मैं आपको एक शब्द बताती हूँ, जैसे क्या होता है, गाड़ी। गाड़ी, अगर आप गाड़ी लिखेंगे या बोलेंगे तो ये वाला ड़ा इसमें आएगा। उसी के बाद अगर हम ये ढ़ा देखते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कभी गढ़, गढ़ अगर आप लिखेंगे या बोलेंगे तो ये वाला ढ़ा आएगा। ठीक है, ये गढ़ आएगा। देखिए आपको मैं उच्छिष्ट व्यंजन अब बताती हूँ क्या है। उच्छिष्ट व्यंजन, इनके उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। ठीक है, इसको आप ऐसे पहचानेंगे। जैसे इनकी संख्या क्या है, दो है। कौन कौन से हैं, ड़ा और ढ़ा। अब देखिए ड़ा और ढ़ा जो होते हैं ये दो वर्ण हैं। अब इनको देखिए कैसे हम शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, किस शब्द में इनका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो गाड़ी, अगर आप गाड़ी लिखते हैं तो गाड़ी में ड़ा मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा शब्द इस ड़ा के लिए आपको बताती हूँ। जैसे आपने कहीं देखा होगा या लिखा होगा, सुना भी होगा, गढ़। तो गढ़ में यही वाला ड़ा दिखा है। ठीक है, तो इस तरह से इन व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखिए अब संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, क्या होते हैं। देखिए ये जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, संयुक्त मतलब मिलकर बने होंगे पक्का किसी न किसी चीज। तो ये दो व्यंजन के योग से बनते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त। संयुक्त मतलब कम से कम दो व्यंजन के योग से ये बनते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं, चार। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञा, श्रा। छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये चार होते हैं जो कि हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, अब देखिए छा का मैं आपको क्लासिफिकेशन बताती हूँ। छा किन किन से मिलकर बना है, क जमा श जमा आ।
अब देखिए जब हम ये का लिखेंगे तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे, सा लिखेंगे तो इसके नीचे भी हलंत लगाएंगे, क्योंकि इनमें स्वर शामिल नहीं है। अब स्वर कहाँ हमने निकाल कर रख दिया, इसके साइड में। ठीक है, तो ये 3 वर्णों से मिलकर बना है हमारा कौन सा वर्ण, छा। इसीलिए इसको संयुक्त वर्ण बोलते हैं, क्योंकि ये 2-3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्रा। त्रा में देखिए त जमा र जमा आ, तो ये 3 वर्णों से मिलकर बना है। त्रा किन किन से मिलकर बना है, ता और रा के योग से बना हुआ है। ठीक है, आ तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता ही है। अब ऐसे ही ज्ञा देख लेते हैं। ज्ञा कैसे है, ज जमा इया जमा आ, यानी कि ज्ञा जो है वो 3 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से, ज इया और आ। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन से 2 व्यंजनों के योग से बना है, देखिए जैसा कि परिभाषा में है कि 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 2 व्यंजन है, जा और इया। लेकिन देखिए अब जो एग्जाम का ट्रेंड बन रहा है वो काफी हटकर बन रहा है, उसमें प्रॉपर आपको ये वर्ण विच्छेद करके ऑप्शन देने लगे हैं कि आप बताइए कि जैसे क्या है इसका वर्ण विच्छेद ऐसे दे देंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें ये भी देखिएगा आपकी हलंत है या नहीं है, और हलंत अगर है तो उसके साथ आ होना चाहिए, और अगर हलंत नहीं है तो उसके साथ आ नहीं होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आ साइड में रखा है, साइड में अलग है, तो व्यंजनों में हलंत आवश्यक। ठीक है, और अगर हलंत नहीं है तो इसका मतलब आ इसी के साथ शामिल। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस तरह से आपने देखा छ किससे किससे मिलकर बना है, का और सा से और आ के योग से। त्रा बना है त र और आ के योग से। ज्ञा बना है ज इया और आ के योग से। ठीक है, देखिए आपने छ त्र ज्ञा और अब श्रा का बताती हूँ। ज्ञा का आपने पढ़ लिया ज्ञा तक, अब मैं श्रा का बताती हूँ आपको। श्रा में देखिए क्या क्या है, श 3 वर्णों से बना हुआ है, श रा और आ। श शा जमा रा जमा आ, इन 3 वर्णों के योग से बना है, 3 व्यंजनों के योग से बना है हमारा कौन सा वर्ण, श्रा। अब देखिए जब इसका हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो इनके नीचे हलंत लगाते हैं। कौन कौन से हलंत किसके नीचे हलंत लगा हुआ है, शा और रा। ये ध्यान रखने की बात है कि व्यंजन के नीचे ही हलंत लगता है, कभी भी आप स्वर के नीचे हलंत नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, अब देख लीजिए जब ये हलंत लगेगा तो आ अलग में लिखा जाएगा, जमा करके अलग लिखा जाएगा। लेकिन अगर हलंत हम नहीं लगाते हैं, कई बार ऑप्शन बिना हलंत का आता है, तो उसमें आ अलग से नहीं दिया होगा। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम आगत व्यंजन क्या होता है। आगत व्यंजन हमारे क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा। आगत व्यंजन है जा, यानी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जा और फा। कौन कौन से होते हैं हमारे आगत व्यंजन, जा और फा। अब व्यंजन के 3 भेद कौन कौन से हैं, देखिए अब आगत व्यंजन के बारे में आपको पता चल गया कि ये आगत व्यंजन यानी कि बाहर से किसी भाषा से लेकर आए हुए हैं, जो कि उसी रूप में यहाँ पर शामिल कर लिए गए। ठीक है, उन्हें बोलते हैं आगत व्यंजन। तो कौन कौन से हैं, 2 हैं, और कौन कौन से हैं, जा और फा। देखिए उच्चारण भी करना सीखिए कि उच्चारण कैसे करते हैं। जा होता है, जा के नीचे जब ये निपात, अब देखिए इस बिंदी को हम क्या कहते हैं, बहुत लोग इसको बिंदी बोलते हैं, पर ये बिंदी नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, निपात। बिंदी को क्या बोलते हैं, निपात, बिंदी नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे जब भी मैं इसका प्रयोग कहीं करूंगी तो मैं इसके लिए प्रॉपर निपात शब्द का प्रयोग करूंगी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा निपात है। तो जा के नीचे क्या लगा हुआ है, निपात लगा है। ठीक है, ये बिंदी नहीं लगी हुई है, इसे क्या बोलते हैं, निपात। तो जा
नॉर्मल जा बोला था, लेकिन जब ये नीचे निपात लग जाता है आपकी भाषा में, जो ये बिंदी लगी, जब ये बिंदी लग जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? जा। क्या बोलते हैं इसे? जा। ऐसे ही ये जो दूसरा वर्ण है हमारा क्या है? फा। फा जैसे फा से फैलाना, फूल, तो जैसे फूल में भी आप जैसे प्रयोग कर सकते हैं इसका। तो जैसे बोलते हैं ना फूल, नहीं फूल ना बोल करके क्या बोलते हैं? फूल। फूल। तो जो वो उच्चारण होता है उस जैसे उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, आप उसको बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। और कैसे होते हैं? देखिए, नंबर 1 उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर आप बता सकते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं। ठीक है, इसके 8 भाग होते हैं। आगे मैं वीडियो में बताती हूँ आपको इसके बारे में। दूसरा भेद क्या है? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र या श्वास वायु, इसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा और आखिरी क्या है? प्राण वायु। प्राण वायु के आधार पर भी व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्यंजन के 3 भेदों में प्राण वायु के आधार पर भी हम इनको शामिल करते हैं, यानी कि प्राण वायु के आधार पर भी व्यंजन का भेदीकरण या विभेदीकरण किया जा सकता है। इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उच्चारण स्थान। जैसे मैंने आपको बताया कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसको 8 भागों में बांटते हैं। अब जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो 8 भागों में बांटते हैं, अब उन 8 भागों का विस्तृत वर्णन मैं आपको बताऊंगी कि उनको 8 भागों में कैसे बांटते हैं। फ्रेंड्स देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इसको 8 भागों में बांटते हैं। वो किन 8 भागों में बांटे जाते हैं इसका विस्तृत वर्णन मैं आपको कराती हूँ। देखिए कैसे। स्पर्शी व्यंजन, नंबर 1 क्या है? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? 8 भागों में पहला पार्ट क्या है? स्पर्शी व्यंजन। देखिए, इसकी परिभाषा भी मैं आपको लिखकर बताती हूँ, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। क्या है? देखिए, जिन व्यंजन के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली श्वास वायु अवयव को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है। फिर से एक बार सुनिए परिभाषा को। जिन व्यंजन के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली श्वास वायु अवयव को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है, वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, परिभाषा को आपको ऐसे ही लिखना है और समझने का प्रयास कीजिए, और जिन शब्दों का जैसा उच्चारण करना चाहिए वैसा मैं आपको करके बता रही हूँ, और प्रयास कीजिए कि आप भी सारे शब्दों को शुद्ध बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा हो गई। अब मैं आपको इसका उदाहरण भी बता देती हूँ कैसे। देखिए, स्पर्शी व्यंजन में आते हैं क, ख, ग, घ, 4। ठीक है, अंग नहीं है इसमें। ठीक है, अंग नहीं है इसमें। ठीक है, क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, इसको मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता रखा है। उच्चारण स्थान के बारे में डिटेल, का से मा तक के उच्चारण स्थान पूरी डिटेल आपके पास है उस वीडियो में, जो इससे प्रीवियस वीडियो है मेरी वर्णमाला की। ठीक है, नेक्स्ट है च, छ, ज, झ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ट, ठ, ड, ढ। ट, ठ, ड, ढ, ये इसका क्या उच्चारण स्थान? मूर्धा है। नेक्स्ट देखते हैं त, थ, द, ध। त, थ, द, ध, ये इसका क्या है? दंत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प, फ, व। देखिए, अब मैंने आपको ये बता दिया क, ख, ग, घ कंठ से है, च, छ, ज, झ तालु से है, ट, ठ, ड, ढ मूर्धा से है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इनके उच्चारण स्थान मैंने लिख रखे हैं साथ के साथ। ठीक है, अब प, फ, ब, भ, इसके क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है,
ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जिन व्यंजन के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव का मार्ग इतना छोटा हो जाता है कि फेफड़े से निकलने वाली श्वास वायु घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलती है। एक बार परिभाषा को फिर से समझते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव का मार्ग इतना छोटा हो जाता है कि फेफड़े से निकलने वाली श्वास वायु घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलती है, वे व्यंजन क्या कहलाते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब इनका उदाहरण भी आप देख लीजिए हाथ पे हाथ। इनका उदाहरण क्या है, श श श श, तीनों सा तो इसमें है, देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए कौन कौन से इसमें है, उदाहरण के लिए आपको मैंने लिखा रही हूँ, देखिए आप समझने का भी प्रयास कीजिए। क्या है, श, आप बोलने का प्रयास करिए जिससे लगेगा कि हाँ घर्षण मतलब काफी अवरोध के साथ बाहर निकल रही है वायु। देखिए श, स, स, हा, खा, ज, फा, इन वर्णों को आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि घर्षण करते हुए मुख से हमारे श्वास बाहर निकल रही है। इसके बाद हम देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा हमारा कौन सा व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसमें कैसे समझते हैं, देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जिन व्यंजन के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण का भाग संघर्षी हो जाता है। देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन की परिभाषा क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण का भाग संघर्षी हो जाता है, वे व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका उदाहरण आप देख लीजिए क्या है, च, छ, ज, झ। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है, च, छ, ज, झ। देखिए अब आपने परिभाषा समझ ली और इसका उदाहरण भी समझ लिया, लेकिन अब एक चीज आप और समझिए कि प्रश्न आते कैसे हैं एग्जाम में। प्रश्न आता है, लिखा होगा उसमें, निम्न वर्णों में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन को पहचानिए, या दूसरी तरह से निम्नलिखित वर्णों में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन का उचित उदाहरण है। फिर नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ता, था, दा, धा, ना। तो इस तरह के उदाहरण दिए होंगे। जब आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन की परिभाषा याद होगी, उसका उदाहरण याद होगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप अच्छे से अपने आंसर को एक्यूरेसी के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं, च, छ, ज, झ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, नासिक्य व्यंजन है। कौन सा है, नासिक्य व्यंजन है। देखिए जिन व्यंजन के उच्चारण में, अब देखिए चौथा मैं टाइप बता रही हूँ आपको इस समय, कौन सा चौथा टाइप, नासिक्य व्यंजन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट आपको हो रहा होगा, नासिक यानी कि नाक का प्रयोग होगा। हमारी नाक के प्रयोग से हमारे जो शब्द बोले जाएंगे उन व्यंजन का प्रयोग इसमें होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जहां भी नासिका का प्रयोग होता है वो हमारे लगभग 99% पंचम वर्ण में होता है। ठीक है, तो देखिए नासिक के व्यंजन से आप समझ जाएंगे कि ये पंचम वर्ण की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है बस। आपको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, टाइम देकर समझ लीजिए, आपको जीवन भर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नासिक के व्यंजन में देखिए परिभाषा क्या है, जिन व्यंजन के उच्चारण वायु का मार्ग नासिका हो। ठीक है, जिन व्यंजन के उच्चारण वायु का मार्ग नासिका हो वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि नासिक के या नासिका शब्द कहीं यूज हो, कहीं भी प्रयोग हो व्यंजन के लिए, तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए तुरंत ही
कि वो पंचम वर्ण की बात करेंगे। स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्णों की बात हो रही है। कैसे? अंग, इया, ड़, म, ना, ये जो है पंचम वर्ण है और ये नासिका के ही हेल्प से बोले जाते हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि ये नासिका जो भी होते हैं, जैसे अंग है ये कंठ नासिका से है, उच्चारण स्थान इसका। इया है ये तालु नासिका है, ड़ है ये मूर्धा नासिका है, मां है ये ओष्ठ नासिका है, ना है ये दंत नासिका है। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि पंचम वर्ण है तो नासिका का प्रयोग तो होना ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्श्विक, फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, पांचवा प्रकार जो है व्यंजन का, वो क्या है? पार्श्विक व्यंजन। देखिए अब इसमें क्या है, इनके उच्चारण में जिह्वा का अलग भाग मसूड़े को छूता है। इनके उच्चारण में जिह्वा का अलग भाग मसूड़े को छूता है। जैसे ला। अब ये देखिए जो ये ला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ण है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम्स में। कैसे पूछता है इसका भी उदाहरण एक बार देखिए कैसे पूछता है। निम्न वर्णों में से पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, फिर पूछेगा निम्न व्यंजनों में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, या निम्न व्यंजनों में से, निम्न वर्णों में से पार्श्विक व्यंजन को चुनिए। ठीक है, उसमें चार ऑप्शन दे देगा, रा, हा, मा और ला, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या पता है? पार्श्विक का मतलब ला। ठीक है, इसमें क्या है? जिह्वा का अलग भाग मसूड़े को छूता है, तो ये क्या होगा हमारा? ला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकम। देखिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। कौन सा? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। अब ये क्या होता है जरा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी ऐसे ही आता है जैसे मैंने ऊपर वाला आपको बताया कि पूछता है कि पार्श्विक व्यंजन क्या, ऐसे ही पूछता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन के उदाहरण को चुनिए। ठीक है, तो उसमें से आप पहले सबसे पहले तो आप परिभाषा पढ़े रहेंगे और उसका उदाहरण भी याद किए रहेंगे, तो आपको अच्छे से पता रहे, याद के समझे रहेंगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए अब क्या है इसकी परिभाषा, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन की परिभाषा क्या है? इनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। देखिए इनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मेन बात यही है। अब इसको और बड़ा करके भी परिभाषा इसकी लिखी जा सकती है और अच्छे शब्दों में, जैसे जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे व्यंजन प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, फिर से सुनिए। अगर आपको इस तरह की परिभाषा लिखनी है तो इस तरह से भी देख सकते हैं इसी को। कैसे? जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे व्यंजन प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण जैसे है रा। ये जो रा है हमारा, ये क्या है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन का उदाहरण है और ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप केयरफुली पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए जिससे भूलने की कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो आपके पास। ठीक है, और जैसा कि मेरे आपने थंबनेल में ही देखा होगा, पढ़ोगे ऐसे तो भूल के दिखाओ। इस तरह से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा सा टाइम दे दिया, तो आप भूल तो सकते ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या होता है? देखिए इसमें क्या है, इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा झटके से नीचे गिरती है। ठीक है, फिर से समझिए, इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जो हमारी जीभ है वो झटके से ऊपर से नीचे गिरती है। ठीक है, इसको कैसे एक दूसरी तरह से परिभाषा इसको कैसे समझ सकते हैं या लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहें तो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा झटके से नीचे गिरती है
उन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए इसको। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा झटके से नीचे गिरती है वे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण आप समझ लीजिए, ड़ा और ढ़ा। ठीक है, कौन सा है? ड़ा और ढ़ा, दो होते हैं ये उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। और कौन कौन से? ड़ा और ढ़ा। जैसा मैंने पहले ही आपको समझाया कि कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, गड़रिया हो गया, गड़बड़ झाला एक शब्द होता है। तो ऐसे शब्दों में ड़ा का प्रयोग होता है। और ढ़ा क्या है? जैसे गढ़, गढ़। ठीक है। और जैसे जैसे स्थान का नाम होता है, गढ़ किसी के बाद में नाम के साथ जुड़ा होता है तो स्थान का नाम हो जाता है। और जैसे एक गढ़ मुक्तेश्वर धाम है, तो इस तरह के जहां पर ढ़ा होता है ये वहां पर प्रयोग होता है। ठीक है, ये उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट यानी कि 8वां और आखिरी भाग इसका बताती हूँ व्यंजन का। क्या है? संघर्षहीन, संघर्षहीन या अर्धस्वर, इनको अर्धस्वर बोलते हैं, यानी कि संघर्षहीन व्यंजन बोलते हैं और या तो अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी परिभाषा आप देखिए क्या है। इनके उच्चारण में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्या है? इनके उच्चारण में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, यानी कि ये संघर्षहीन होते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है। तो कैसे होगा देखिए, इसकी परिभाषा और प्रकार से कैसे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। जिन व्यंजन के उच्चारण में कोई संघर्ष, यानी कि जिन व्यंजन के उच्चारण में हमारी जिह्वा को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, वह संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर कहलाते हैं। फिर से एक बार समझिए, जिन व्यंजन के उच्चारण में हमारी जिह्वा को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है वे व्यंजन संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब सामान्य तौर पर ये स्वर की तरह होते हैं, अतः इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए क्या होता है। इसका उदाहरण है जैसे या और वा। इसका उदाहरण क्या है मैं आपको लिख कर बताती हूँ। जैसे या और वा। तो या और वा जो होता है हमारा ये क्या है? हमारा संघर्षहीन अर्धस्वर है। ठीक है, क्या है? संघर्षहीन अर्धस्वर है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि आपने इस तरह से इस वीडियो में व्यंजन के 8 वर्गीकरण को देख लिया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा। व्यंजन के बारे में अगर कुछ भी रह जाता है, आपको लगता है कि अभी व्यंजन के बारे में कुछ पढ़ना रह गया है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, मुझे सजेशन दीजिए, जिससे मैं आपके सजेशन के आधार पर वीडियो को लाने का प्रयास करूंगी और आपकी दुविधा या आपकी जो भी कंफ्यूजन होंगे उनको दूर करने का प्रयास करूंगी। और आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ कमियां या त्रुटि रह गई हैं तो प्लीज मुझे प्रमोट कीजिए, मुझे सजेशन दीजिए। और इसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको व्यंजन का वर्गीकरण करके बताया है, तो व्यंजन का वर्गीकरण आपने सीख लिया। इसी तरह मैं आपको भी स्वर के बारे में बताऊंगी, प्रॉपर उसको कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे उसको 5 प्रकार से मैं वर्गीकरण करके बताऊंगी, जैसे मुख की आकृति के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर, और भी जो है टाइप सारे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से स्वर का वर्गीकरण किया जाएगा और कौन कौन से स्वर कहाँ पर आएंगे। ठीक है, अभी व्यंजन की श्रृंखला में आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी जिसमें महाप्राण और अल्प प्राण, सघोष और अघोष ये सब देखने को मिलेंगे, और प्रॉपर उसका मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पढ़ाऊंगी, जिससे आपको हमेशा के लिए वो चीजें समझ में आ जाए, रट्टा नहीं मारना है।
ठीक है, और अगर आपने केयरफुली पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो में। हो सकता है वो स्वर के वर्गीकरण पर आधारित हो, तो प्लीज मिलती हूँ एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।